एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तो मेरा जॉइंट सेक्रेटरी के लिए नाम गया, फाइनल गया उनके पास, लेकिन उन्होंने कुछ प्रेशर में आके, पॉलिटिकल प्रेशर में मेरा नाम काट दिया। अच्छा, और दूसरे को लगा दिया, बाईपास कर दिया। बाईपास कर दिया। अच्छा, तो मुझे बड़ा खराब लगा कि भगवान कभी चांस दे। जी तो मुझसे ज़्यादा किंतु इसको खराब महसूस करता था वो स्टेबलिशमेंट ऑफिसर था, इससे मैं बड़ी खुशी थी। जी आईएएस में अभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो गुजरात कैडर के थे, मैं कभी मिला नहीं उनसे, मोहम्मद जेंटलमैन थे। वो कहता अग्रवाल साहब कैसे हो गया, हमने कहा मुझे महसूस हुआ कि मुझसे ज़्यादा वो महसूस कर रहे जो आदमी ने फाइल प्रोसेस करता था इंडिया में सबसे बड़ा। तो बाद में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, जब फाइल उनकी आई, तो मैंने भी चंद्रा स्वामी का आप जानते हैं घटना, जी 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 भूल से वो फाइल मेरे पास आई, क्योंकि लॉ नोइंग पर्सन था मैं, जी। मिनिस्ट्री में और कोई था नहीं लॉ का एक्सपर्ट। जी जी तो मुझे भी जो करना था अपने मन की कर ली। मन ही करना जो सही था। जी देखिए, नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसी शख्सियत से जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। छोटे से इंटरव्यू में समा पाना बड़ा कठिन है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम उनसे उनके अंतरंग मुद्दों पे बहुत सारे जो उनके जीवन के पहलू हैं उन पे आज हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर पीके अग्रवाल जी। आईएएस के नाम से भी वो जाने जाते हैं। नमस्कार अग्रवाल जी। नमस्कार नमस्कार। अग्रवाल जी, मैंने जो मुझसे बन पड़ा मैंने आपका परिचय दिया। अब मैं चाहूँगा आप अपना मौलिक परिचय जो है वो आप हमारे दर्शकों के साथ जोड़िएगा। देखिए, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, जिस गांव में स्वप्न था मेरा कि मैं किसी बैंक में क्लर्क हो जाऊँ। किस गांव से आते हैं आप? बरुआ सागर जी, और बुंदेलखंड का शिमला। बुंदेलखंड का शिमला जी अब नगर हो गया है। तो उस समय कोई संसाधन नहीं थे। जब मैंने हाई स्कूल वहीं से पढ़ा, गांव के स्कूल से, पहली कक्षा 6 वहाँ खुली थी, जी लेकिन मैं वहाँ ने टॉप कर दिया जिले में, और फिर यूपी में पोजीशन आ गई, तो स्कूल का भी नाम हो गया। अच्छा मेरा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी एडमिशन हो गया, जी तो वहाँ भी यूपी में पोजीशन आती रही। फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया, तो वहाँ पे खर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो माँ की गुल्लक में जो पैसे थे, धरती के नीचे गाड़े रहती थी पहले, अच्छा, वो लेके गया मैं। मिट्टी की गुल्लक हुआ करती मिट्टी की थी। गुल्लक। जी जी तो भगवान की कृपा से नेशनल स्कॉलरशिप भी मिल गया। जी और उस समय वैसे फीस कोई खास नहीं थी हॉस्टल की, सबसे बड़े हॉस्टल में मुझे एडमिशन मिल गया, जी जो आईएएस का हॉस्टल कहलाता जी। था, आईएएस प्रोड्यूसिंग। जी उसकी भी 10 रुपये फीस थी, लेकिन उतना भी पैसा नहीं था मेरे पुस्तकों के लिए। जी तो मैं छुट्टियों में बड़ुआ सा रहता था कि वो पैसा जुड़ जाए, इस प्रकार पढ़ता रहा। लेकिन वहाँ पे आईएएस का बड़ा एटमॉस्फेयर था, तो मैंने भी लेकिन मुझे तो नौकरी चाहिए थी जी भाई, कोई आवश्यक नहीं है कि आईएएस में ही आए, इसलिए बीएससी के बाद मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया। अच्छा, कम से कम एक प्रयागराज में। प्रयागराज में। जी तो भगवान की कृपा कही है, वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, पहले साल से ही टॉप करना शुरू कर दिया, जी तो तीनों साल टॉप किया। फिर इतना अच्छा टॉपर था कि 5 गोल्ड मेडल मुझे मिले, गवर्नर मेडल, और जिस दिन रिजल्ट निकला उसके दूसरे दिन से ही लेक्चरशिप मिली। जी लेकिन मैंने देखा कि लॉ की लेक्चरशिप में जो स्टूडेंट है वो ध्यान नहीं रखते, तो मैंने कहा वो काम तो नहीं करूँगा। तो पीसीएस का इम्तहान दिया था, उसमें आ गया, सेल्स ऑफिसर हो गया, जी सिलटेक्स। सेल्टेक्स जी ऑफिसर। फिर इलाहाबाद में रहा, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चेकपोस्ट थी उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन मैं तो देख नहीं पाया कैसे भ्रष्टाचार का इस चक्कर चलता है। जी बैठे बैठे मैं आईएएस की तैयारी करता था, या आईआरएस में आ गया, तो 2 साल आईआरएस में रहा, ग्वालियर में इनकम टैक्स ऑफिसर रहा। जी वहाँ शादी का प्रस्ताव आया, जी आपके ओहदा को देखते हुए। तभी मैं अपने गया मुरादाबाद में अपनी वाइफ को देखने। अच्छा, तो मैंने लड़का लड़की पहले सिस्टम था जी थोड़ी देर के लिए मौका दिया जाता था हाँ। बातचीत के लिए। प्राइवेट। हाँ तो मैंने कह दिया देखिए, तुम एक आईएएस से शादी नहीं कर रही हो, आईआरएस से, एक लेखक से शादी कर रही हो। तो मुझे लिखने का बड़ा नशा है जी और मैं घर में नौकर नहीं रखता हूँ, यदि तुम ना कह सको तो मैं पिताजी से मैं कह दूँगा मुझे लड़की पसंद नहीं है, या कोई भी कारण। जी मेरी वाइफ ने अब कहा सारा आरोप अपने ऊपर ले लेंगे।
उनके पिताजी बड़े नाराज होते। जी उन्होंने मेरा इनकम टैक्स का होता, बिजनेस में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जी जी। तो आप तो जानते ही हैं जी, कि जी। माँ बाप की चॉइस आज अच्छा बर मिलना चाहिए। हाँ, जी लेकिन मुझे अपनी पत्नी की सुंदरता और सब पसंद आई, जी तो हो गया, ग्वालियर में ही शादी हो गई। जी। जब हम लोग हनीमून पर था, जब आई इसका रिजल्ट आया कहाँ गए थे आप हनीमून के लिए? कश्मीर। अच्छा, उस तो समय ये कश्मीर में ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। नहीं नहीं, तो उसमें शाम को एक साड़ी खरीद रहा था, जी तो एक पेपर पड़ा हुआ था, जी मैंने देखा पेपर भी, तो बड़ा ताज्जुब हुआ, उसमें फोन किया, जी। आ गया, और अच्छी बीच की पोजीशन थी। जी। अच्छा, आपका रिजल्ट छपा था उसमें? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो साड़ी देख रही थी, मैंने वो पेपर देखा। जी जी पहले तो ऐसा नहीं था कि पहले से जान जाओ जी, आपका क्या जी, हो जी। रहा है, तो फिर मैंने, घर वालों की परिस्थिति ऐसी थी, ऐसा नहीं था कि कहाँ हुई फिर पोस्टिंग आपकी? पोस्टिंग क्या हुआ, फिर एक लॉटरी सिस्टम निकलता था उस समय, अच्छा। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जी। तो सब भाग अच्छा चला, लेकिन उस समय वेस्ट बंगाल मिल गया मुझे। अच्छा। तो लोग बड़ा हाँ। डरे हुए थे, हाँ हाँ। तो चला गया वहाँ, माँ को लेके भी साथ में तो गया। वहाँ जाके अकबर जी आपको भाषा की प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि आप विश्व हिंदी भाषी और बुंदेलखंडी। नहीं, उसमें क्या है कि वो एकेडमी में पढ़ाते हैं बांग्ला, अच्छा। लेकिन मैं आपको सही बोलूँ, बहुत ही परेशानी आई, और एक समय ऐसा आया कि जब तक आप वो बंगाली में पास निकल लें, तो आपको वो सीनियर स्किल नहीं मिलती थी। जी जी। और एक टीचर रखा मैंने, क्योंकि मैंने वो बोलने में वो उसका वो लहजा नहीं आता था, वो कहते थे कि आप रसगुल्ला खा लो तो हिंदी में बात हो जाएगी। रसगुल्ला। तो फिर एनी वो हो गया जस्ट अच्छा। सीनियर स्किल के पहले, हाँ। तो फिर इसके बाद तो प्रमोशन होते ही रहे। तो उसमें फिर किस किस पायदान पे आप आगे बढ़े? देखिए, इसके बाद मैं SDM के बाद ADM हो गया, जी। 5 साल ADM रहा। वेस्ट बंगाल में ही? हाँ, फिर ठीक है। DM हो गया, फिर DM 2.5 साल डीएम कहाँ रहे आप? कूच बिहार में, अच्छा। 600 किलोमीटर बॉर्डर थी बांग्लादेश, जी तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर आए राजीव गांधी, जी तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि इतना बड़ा अच्छा कंट्रोल DM को, जी वहाँ की क्राउड डिस्टर्ब हुई, तो उन्होंने हाथ दिखा दिया, तो क्राउड रुक गई, जी। तो बोले साहब ADM तो हंसते हंसते गोली चला देते, इसका खाना नहीं काफी हमारे लिए। क्या बात है। तो मैंने भी उनसे कहा कि सर ये लाठी डंडा चला दे, बहुत समय हो गया है, क्योंकि मैं जानता था कि ब्लड प्रेशर हो जाए तो कोई हेल्प नहीं करेगा। जब मेरी माँ की इच्छा भी थी, जी। तो मेरे साथ ही रहती थी हमेशा, अच्छा। IRS से ही 25 साल मेरे साथ रही, जी। और माँ की इच्छा थी कि वो प्रयागराज चल, मतलब वहाँ गंगा के किनारे हाँ, करो। गंगा। हमने कहा, अब तो हेड ऑफिस ने कह दिया, अब तो मुझे जानी है, जी वैसे तो DM की पोस्ट कोई नहीं छोड़ता। जी तो फिर उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपने अंडर में जो गंगा क्लिनिक प्रोजेक्ट थी उसमें लाए, जी तो यूपी में गंगा की सेवा की मैंने 5 साल, जी। और इसके बाद वहाँ गए तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, यहाँ पे मैंने लॉ में PhD की, क्योंकि एकेडमिक एटमॉस्फेयर है इलाहाबाद जी का, जी। वहाँ अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो टाइम काटना मुश्किल है। शिक्षा का केंद्र रहा है, शिक्षा के, इतिहास साक्षी। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ से MBA किया, MBA किया, और माँ चाहती थी कि वो लड़का मेरे सामने रहे, तो तभी मैंने लिखना शुरू किया। माँ से आप बात तो कुछ कर नहीं सकते, तो पहला उपन्यास में शादी नहीं हुई थी, माँ बैठी रहती थी, मैं लिखता रहता था। जी। तो पहली रचना आपने माँ को समर्पित की, ये माना हाँ, जाए। पूरा जीवन उनको समर्पित था, जी और बेतुआई कसम लिखी मैंने, जी तो ये सामने वो पढ़ी लिखी थी नहीं, जी। लेकिन सब समझती थी, तो वो हमारे जो भी दोस्त आते थे वो सामने बैठी रहती थी, जब हमारे साथ जाती थी, वो कहते थे तुम्हारा दोस्त ऐसा है। ऑब्जर्व करती हूँ। ऑब्जर्व करती थी। जी। तो तो अकबर जी, आपकी कौन कौन सी रचनाएं हैं या कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो उल्लेखनीय रही? देखिए, मैंने अपने गांव से लिखना शुरू किया, बलुआ सागर पृष्ठभूमि पर, जी बेतुआई कसम, फिर झांसी पृष्ठभूमि में उपन्यास लिखा, चित्रा पूरे पृष्ठभूमि पे लिखा, आविष की कलम, जी। क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति अगर अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक, अपनी जड़ों को, हाँ, जब तक वो देश के लिए भी नहीं कर सकता। जी जी तो मैंने वहीं से शुरू किया, परिवार, जी अपना देश, अपना प्रांत। फिर जब मैं बंगाल में रहा, जी। तो पश्चिम बंगाल पृष्ठभूमि में मैंने 5 उपन्यास लिखे, अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा ये मानना था कि हिंदी लोग दूसरे प्रदेश के लोग जब पढ़ेंगे, जब वो पृष्ठभूमि वहाँ की होगी। बिल्कुल ठीक। अगर आप इडली डोसा की सुगंधी हिंदी में नहीं आए, तो दक्षिण भारतीय क्यों पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा? तो दक्षिण भारतीय चरित्रों को मैंने रखा, जी
महाराज के चरित्रों को रखा। ये हमारा एक अवदान है हिंदी साहित्य में, जी। इसलिए हो सकता है कि हिंदी प्रति हमें हमारे उपन्यास को ज़्यादा नहीं प्रचलित हुए। तो अकबर जी, आपको लेखन की प्रेरणा मतलब चूंकि आपके परिवार में कोई था या ये आपके अंदर स्वतः प्रज्वलित हुई? देखिए, मैं शुरू में निबंध कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था अपने छात्र जीवन हाँ, में। हाई स्कूल में जब था तो बसदेव कुटुंब कम का एक उपन्यास, एक मेरा लेख निकला भास्कर में। अच्छा, दैनिक भास्कर झांसी में। तब से मेरा अच्छा अच्छा। वो लग गया एक नशा। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि भाई व्यक्ति अगर है जीवन में तो वही उसका है कि वो लोग उसे मरने के बाद याद है, बिल्कुल उसका माध्यम साहित्य और कोई बिल्कुल। नहीं। आपकी रचनाएं, कृतियां ही हाँ, आपको लोग बड़े अमर करेंगी। हाँ, लोग बड़ी बड़ी पोस्टें भूल जाते हैं, नेताओं को भूल जाते हैं, लोग प्रधानमंत्री को भी भूल जाते हैं। लेकिन आपकी किताब एक कोने में पड़ी है और उसमें 3-4 लोगों की प्रेरणा मिली, कभी कोई तो किताबें कभी नहीं मरती। और अब हमारे तो- आपके देखिए यहाँ पर मैंने अपने IAS का भी प्रयोग किया जी मेरे सभी उपन्यास वगैरह सब पूरे देश की लाइब्रेरी में जी है, सुरक्षित है। है। ऐसा दक्षिण में आप गए, चेन्नई में जी। कलकत्ता लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली में भी लाइब्रेरी, जितनी पब्लिक लाइब्रेरी है। अब तो अकबर जी क्या है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, अब टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है, तो अब तो यूट्यूब और इन सब से अब हम लोग रहें या ना रहें, हमारी कृतियाँ, हमारी उपलब्धियाँ सदैव जीवित रहेंगी। लेकिन हो सकता है कि यूट्यूब का वो खत्म हो जाए, नहीं। लेकिन पुस्तकें कभी खत्म नहीं होंगी। पुस्तकें तो खैर कभी नहीं खत्म होने वाली, हाँ। और वो उनको अगली पीढ़ी सहेज के रखेगी भी, ये दौर लौटेगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं वाशिंगटन गया तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक में गया, मैं कुछ वहाँ से मैटर चाहता था, पुस्तक लिख रहा था कि पूरी दुनिया में गरीबी कैसे दूर हो जमीन के द्वारा। तो मैं उस लाइब्रेरियन से गया, बहुत मोटी थी, तो सर आपकी किताब तो मेरे यहाँ है। अच्छा अच्छा। हाँ, इंडियाज मूव टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसने मंगा के मुझे दिखाई, जी। और उसने मुझे 600 पेज बिना किसी कारण से फोटो कर दिए। तो ये मतलब ये बहुत बड़ा सम्मान था आपके लिए। सम्मान था कि मतलब हमारी किताब वर्ल्ड बैंक और IMF में है। जी अच्छा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। जी। अब तो मेरी किताबें जैसे भगवद गीता है दुनिया के 60% देश में जाती है, जी। अंग्रेजी में है, इंडिया मूव टुवर्ड सस्टेनेबल हाउ, उपनिषदों में वो भी बड़ी प्रचलित। अकबर जी, आपने बातचीत में बताया था कि आपकी एक पुस्तक बंगला में भी ट्रांसफर हुई है। हाँ, ये तो बड़ी, मैं चाहूँगा उसको दिखाएं हाँ, आप। बड़ी खुशी है कि मैंने आत्मकथा लिखी, जी। या इसकी आत्मकथा अच्छा लिखी मैं। अच्छा। हाँ। तो इसमें पूरा जो मैं कह रहा हूँ, जी। इसमें बड़ा उसका उल्लेख है। चर्चा है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये शायद पहली किताब होगी इसका बंगला में भी है आत्मकथा लिखी। अच्छा, ये इसमें भी है। अभी हाल ही में आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें थोड़ा मुझे लगता है हिंदी से बंगला में पहली किताब बंगला से हिंदी में बहुत ट्रांसलेट हुई। अच्छा अच्छा। तो मुझे बंगाली इतना लोग प्यार करते हैं 15 साल बाद ही, जी मुझे कल्पना नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ चला आया जिस दिन रिटायर हुआ, मैंने देखा बड़े भावनात्मक लोग हैं। उस समय इतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन अभी भी मैं उनके कई संस्थाओं का प्रेसिडेंट हूँ, जैसे IAS की जो सोसाइटी है जी। उसका मैं 15 साल से ही प्रेसिडेंट हूँ, अरे वाह। हटाते नहीं है। तो मतलब अभी भी मैं दुर्गा पूजा में जाऊँ पुलिस आगे चलती है, लेकिन जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था तब नहीं चलती थी। अच्छा अच्छा। बोले नहीं सर आपने इतना किया। तो मैं अपने आखिर तक जिस दिन रिटायर हो रहा था उस दिन एक 5 स्टार सर्किट हाउस बनाया। लोग रिटायरमेंट के 1 साल पहले काम करना बंद कर जी दिया। जी तो जी। मैं इसको आप आखिरी दिन तक काम करते रहे। इस चीज़ को, इस भ्रम को मैं खत्म करना चाहता था। मिथ जो गवर्नमेंट अफसरों मिथ में, थी जो। मेरी पत्नी बड़ी नाराज़ थी मुझसे जी। कि वो आप सामान ही लगा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और बड़ा रिस्क था। और मैंने फिर वहाँ दिल्ली में भी एक सेक्रेट हाउस बनाया जिससे लोग याद रखें। और बहुत सी बात 5 लाख लोगों को ज़मीन दी बंगाल में। अच्छा अच्छा। तो वो उसका जो आपका काम है, जितने वही याद रखा जाता है। टी गार्डन मरे हुए थे, पहली बार बंगाल में कोई जो मरे हुए टी गार्डन को जिंदा किया, 12 टी गार्डन। इसके बाद ना आज तक कोई हुआ, अच्छा। ना पहले हुआ था। तो ये मेरी गुडविल थी, लोगों को पता है कि डॉक्टर अग्रवाल ने कुछ कह दिया तो वो होगा। डॉक्टर साहब, आपका एक ये जो पुस्तक आई द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेस्ट सेलर है। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेरी कई किताबें हैं। जी एक कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जी वो लेकिन ये जो छोटी किताब है जी। ये बेस्ट सेलर है।
गया। अच्छा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मैंने एक किताब लिखी, 85 लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसका हिंदी आया वर्षन। जी। और आईएएस की टारगेट आईएएस में लिखा कि कैसे परीक्षा दी जाए। तो अब तक अगर मोटा मोटा पूछा जाए तो आपने लगभग कितनी पुस्तकें आपकी 80 प्रकाशित से हुई? ज़्यादा प्रकाशित हो चुकी हैं जी। और सब बड़े बड़े प्रकाशकों से। जी। देखिए जो आज भारत में सबसे ज़्यादा प्रकाशक है हिंदी का, जी। प्रभात प्रकाश में से प्रभात 25 प्रकाश। पुस्तकें मैंने निकली हैं। अच्छा। इसके अलावा मोतीलाल बनारसीदास से भी मैंने बताया। जी। अब वाणी प्रकाशन से, राजकमल प्रकाशन से, और तो ये सारी पुस्तकें लाइब्रेरी में समाहित हैं समाहित। और सब लोग इसको हाँ, पढ़ मतलब रहे मैं हैं। रहूँ ना रहूँ, आपकी पुस्तकें- स्मृतियाँ हाँ, जिंदा रही। वो लड़के हमारे फॉलो करें ना करें, जी। लेकिन मेरे फॉलोअर्स लोग पढ़ें। अनुराग जी, आपने बातचीत में ये भी बताया था कि आपने उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए भी कोई एक घटना आप हमसे जिक्र कर रहे थे, उसका भी संक्षिप्त में जिक्र- देखिए मैं बहुत छोटी बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन मैं कभी अन्याय के सामने नहीं झुका। मेरा कुछ कमजोरी भी कहें यहाँ पे अच्छा है। एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तो मेरा जॉइंट सेक्रेटरी के लिए नाम गया, फाइनल गया उनके पास, लेकिन उन्होंने कुछ प्रेशर में आके, पॉलिटिकल प्रेशर में मेरा नाम काट दिया अच्छा, और दूसरे को लगा दिया, बाईपास कर दिया। बाईपास कर दिया। अच्छा। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि भगवान को भी चांस दे। जी। तो मुझसे ज़्यादा किंतु इसको खराब महसूस करता था वो स्टेबलिशमेंट ऑफिसर था, इसमें मैं बड़ी खुशी थी। जी। आईएएस में अभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो गुजरात कैडर के थे, मैं कभी मिला नहीं उनसे, मोहम्मद जेंटलमैन थे। वो कहता अब्बास साहब कैसे हो गया? उन्होंने कहा मुझे महसूस हुआ कि मुझसे ज़्यादा वो महसूस कर रहे जो आदमी ने फाइल प्रोसेस करता था इंडिया में सबसे बड़ा। तो बाद में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी हुआ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, जब फाइल उनकी आई, तो मैंने भी चंद्रा स्वामी का आप जानते हैं घटना, जी जी जी। भूल से वो फाइल मेरे पास आई, क्योंकि लॉ नोइंग पर्सन था मैं जी। मिनिस्ट्री में, और कोई था नहीं लॉ का एक्सपर्ट। जी जी। तो मुझे भी जो करना था अपने मन की कर ली। मैंने करना जो सही था। जी। देखिए कला जी, जैसा कि मुझे जानकारी है, आपने बच्चे ने बताया था कि आप इस समय लगभग 75 वर्ष की आयु में रन कर रहे हैं, सेंचुरी के करीब हैं। तो आपका ये जो आभा मंडल है, ये बड़ा प्रकाशमान मुझे लग रहा है। इसका क्या रहस्य है? क्योंकि ये भी जिंदगी का अलौकिक मुद्दा है जो मैं जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या करता हूँ कि जब काम का प्रेशर रहता है, उस बीच में कोई धार्मिक पुस्तक लिखने लगता हूँ, तो उससे क्या है कि आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, यस। और धार्मिक चर्चा आप इतनी अच्छी करते हैं जो लोग सुनने या नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से मैं धार्मिक पुस्तकें लिखता हूँ। ऊपर जैसे अभी वेदों पे लिखा है मैंने, जी जी। रामचरितमानस का नाट्य रूप लिखा, भगवद गीता का नाट्य रूप लिखा। तो जब मैंने देखा कि मुझे तनाव हो रहा है, एक जॉब है, इसका जॉब आसान तो नहीं, बहुत तकलीफ है। तो अब रिटायरमेंट के बाद ही मैंने देखा तो ये धार्मिक मैं करने लगता हूँ संस्कृति, और उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। और इससे ग्लो मिलता है। हाँ, इसके अतिरिक्त मैं जब झांसी आया, जी तो यहाँ देखिए अब 15 साल मैं दिल्ली रहा, जी 15 साल मैं कलकत्ते रहा, जी। तो प्रदूषण तो है ही। झांसी में इतना शुद्ध वायु है, हवा है, मैं फार्म हाउस में जाता हूँ, तो फिर आपका घर है। घर है, हाँ। और मुझे मातृभूमि में आने का मौका मिला, जन्मभूमि में, जी। और मैं यहीं पे अपना, मैं चाहता हूँ कि तो वर्तमान में आपका फार्म हाउस भगवत सागर में है, और किस तरह से आपकी दिनचर्या रहती है? मैं सुबह मैं पत्नी 6 बजे उठ जाते हैं, फिर मैं 1.5 घंटे ऑटो लिविंग का योगा और प्राणायाम करता हूँ। जी। ये मेरा दिनचर्या हमेशा रहा। इसके अलावा उसमें रेस्ट करना पड़ता है 40, फिर तैयार होकर चला जाता हूँ फार्म हाउस। फार्म हाउस। वहाँ फैक्ट्री है छोटी, जी। वो भी पर्यावरण के लिए है। वो काहे की है? वो काली थैली बनाता हूँ, उसमें पेड़ लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो इससे क्या है, मैंने देखा जब तक मैं भूमि पे लिखता रहा, जमीन पे लिखता रहा, भूमि सुधार करता रहा, फिर मैंने कहा मैं खुद भूमि लेके देखूँ क्या होता है। हाँ। इसलिए मेरा उसमें जी के देखो। हाँ एक्सपेरिमेंट में था, 2 एकड़ में, खास नहीं है 2 एकड़, वहाँ जाता हूँ। फिर जब तक मैंने देखा भारत में जब तक आप समाज में लेन देन नहीं करें, तब तक आप समाज का वास्तव रूप नहीं समझ सकते। जी हम जो साहित्यकार हैं वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, जी। तो वो थोड़ा लेन देन भी होता है, फैक्ट्री भी देख के आता हूँ, फिर लंच के समय तक आता हूँ। यहाँ करने के बाद फिर पूरा साहित्य साधना, और जो कोई मुझे
कार्यक्रम में बुलाया वहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैं दिल्ली में रहता था, सबसे बड़ी लॉ फर्म में पार्टनर था, जी कि दिल्ली में मैं देखा वहाँ पे आपका योगदान नहीं है सोसाइटी के लिए, इतनी बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं ना, उनको आपको सुनने का समय है, हाँ, वो जीवन को बहुत जैसे सीमित दायरों में बंद सीमित जाते दायरे हैं। में है, फिर वो अपने को सुनना नहीं चाहते। फिर ये जो जिला की संरचना है भारत, वो एक अलग संरचना है। तो मैं यहाँ जब से आया तो यहाँ मैंने देखा मैं समाज को कुछ और दे सकता हूँ और मैं खुद समझ सकता हूँ नीचे से। वास्तव में भारत तो यहाँ बसता है, बल्कि गुरु सागर में बसता है, झांसी में मैं थोड़ा झांसी। क्या बात है अभिलाष जी, आप देखा गया है कि आप आमतौर पे जितनी भी गोष्ठियाँ हैं उन सब में आप शिरकत करते हैं। कैसा महसूस करते हैं हमारे बुंदेली कवि लेखकों के बीच में बैठ के? देखिए, मेरा जब से मैं यहाँ आया तो मेरी ये धारणा थी, मैंने एक वो लिया कि मैं साहित्य को थोड़ा प्रमोट करूँगा। यहाँ आया तो मैं हर महीने साहित्यिक गोष्ठी में शास्त्री भवन में जाता हूँ। उन्होंने नीति जी करती हैं और उन्होंने भाग से मुझे इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया। जी जी। और जो बुंदेलखंड की समिति है जी, उसका ही मुझे अध्यक्ष बना दिया। मैं वहाँ दिल्ली में था, उन्होंने कहा भाई आपको बना रहे हैं, कमिश्नर साहब का फ़ोन किया, मैं इसको कौन मना कर सकता है। तो इसके अतिरिक्त मैंने देखा है कि हमें इनके कस्बों में भी साहित्य को प्रमोट करना है। तो मैं वहाँ बबीना भी जाता हूँ, मोट भी हमने एक संगोष्ठी आरम्भ किया, अभी गुरसराय गया था। अच्छा अच्छा। वहाँ भी बरुआ सागर में बुंदेलखंड को संभालने का। हाँ, अब मैंने बड़ी खुशी होती है कि इन गोष्ठियों में दतिया, ललितपुर और हमीरपुर और टीकमगढ़, हाँ, कभी आने लगे। और मैं उन सबसे कहता हूँ ललितपुर गया, भाई आप लोग भी मासिक गोष्ठी करिए। तो ये जो मुझे, क्योंकि मैं बड़े बड़े लेखकों और सब कवियों के साथ रहा दिल्ली में, नामवर सिंह पर शिक्षक मुझे प्राप्त हुआ, मैं साहित्य को थोड़ा एक ये बुंदेली धरोहर को बचाने का जो प्रयास है ना, ये बड़ा आदरणीय है। नहीं, देखिए मैंने इसको बचाने के लिए जो यहाँ के कवि थे जितने बुंदेलखंड के, अच्छा अच्छा, उन पे एक संग्रह प्रकाशित किया बुंदेलखंड के कवि। इसमें बुंदेलखंड के सारे कवियों का, हाँ, नहीं सारे उनकी रचनाएं हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे ही बुंदेलखंड के कथाकार, अब हम लोगों का, मेरा प्रयास है बुंदेलखंड के ग्रंथकार। तो इस प्रकार से जो व्यक्तित्व है बुंदेलखंड में, जो बड़ा छुपा हुआ व्यक्तित्व है, उनको कैसे प्रकाश में लाया जाए, उसी के क्रम में मैंने वो झांसी की वीरांगना उपन्यास लिखा। हमने कहा झांसी में आने के पहले हमने कहा भाई झांसी की रानी को जानना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो मैंने बहुत इनके बारे में खोज की। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसको एक नए स्वरूप में लिखा। लेकिन वर्मा जी ने बहुत कथा के रूप में लिखा। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, और भाई श्वेता देवी ने लिखा। लेकिन मैंने इसको लिखा प्रशासनिक और रणनीति के लिए। अच्छा अच्छा, दृष्टि से, क्योंकि आप उससे जुड़े रहे इसी एंगल से आपने। हाँ, मुझे हमेशा ये बहुत खराब लगता है, ऐसा ना हो देश हमारा दोबारा गुलाम हो जाए। अच्छा। तो मैंने फिर उसमें वेदों में सर्च की, तो आर्ट ऑफ वॉर इन दी वेदास, वेदों से क्या युद्ध का वो होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए। ये पहली किताब है शायद वेदों से किसी ने, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में इसका वो हुआ था रिलीज। तो मैं सोचता हूँ कि भ्रष्टाचार के बीच में बहुत एक खतरे वाली घंटी है। तो एक किताब भ्रष्टाचार पर भी लिखी, भ्रष्टाचार चर्चित कहानियाँ, तो सीबीआई में पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो एक सीबीआई वाले मुझे उसकी रॉयल्टी देने आए। आपकी रॉयल्टी लेना तो बड़ा मुश्किल है, वरना कहेंगे आप तो इसका कई गुना जोड़ोगे। बिल्कुल सही। तो लोग रॉयल्टी देते नहीं है। तो अभी उन्होंने कहा नहीं भेजता, हमारे डायरेक्टर ने। रमन जी, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार का भी संक्षिप्त में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ परिवार की दृष्टि से। हमारे दोनों लड़के हैं, 2 लड़के हैं और दोनों सतयुगी हैं। जी। मेरा बड़ा लड़का IITN है और US में ही 5 साल बहुत बड़ी पोस्ट पर था, एग्जीक्यूटिव ऑब्जेक्टिव प्रेसिडेंट, और बड़े बड़े उद्योग संगठनों में चीफ फाइनेंस ऑफिसर रहा। लेकिन मैंने उसे US से बुलाया, हमने कहा बेटे आगे देश की सेवा कर, वहाँ भी तुम्हारा इतनी टेम्परेचर रहता है, वहाँ एक मकान बना लोगे और क्या कर लो। इंडिया में तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ मकान तो मिल ही जाएगा, और जो तुम्हारे खून का टेम्परेचर है वही रहेगा। क्यों? तो उसको बुलाया, आया तो मुझे बड़ी खुशी है। उसने एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं की। और वो बड़ा वर्तमान में कहाँ है? वो बेंगलोर में है।
हाँ, दूसरे बेटे? अभी दूसरा बेटा है इसमें बेनेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर आईटी था। जी। अभी हाल ही में एक मल्टीनेशनल में गुड़गांव में मैकटेन में प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो अच्छा। आईटी का भी स्पेशलिस्ट है। दोनों वहाँ बच्चे हैं, बीटेक और आईएसबी से एमबीए है। जी। हमारे घर में 5 एमबी हैं 6 में। अच्छा अच्छा। अनुराग जी, अब अगर ये इंटरव्यू हम समापन करेंगे और जीवन संगनी की बात नहीं करेंगे हाँ। तो अधूरा सा रहेगा। हाँ। तो मैं चाहूँगा आपके इस पूरे सिनेरियो में उनकी क्या भूमिका रहती है, क्योंकि कहते हैं जीवन संगनी का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो क्या है कि वो मेरी माँ का पूरा ध्यान रखती थी, सबका, पूरे परिवार का। मैं फ्री रहता था, नौकरी करना, पुस्तक लिखना मेरा काम। जी। और बाद में तो वो क्या है, करेक्शन वही करती थी अच्छा और मेरे पब्लिशर से वही बात करती थी। अच्छा, वो आपकी पीआरओ थी। मैं माँ को देखना, सब देखना, सब संभालना। जी। तो बाद में क्या हुआ, वो थोड़ा टाइट होने लगी पब्लिशर से रॉयल्टी के बारे में। हाँ, हाँ। तो मैं कहा, साहब मैडम से मत बोलिए। अच्छा अच्छा। फिर बाद में और अभी क्या है कि अभी भी मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं बात नहीं करता हूँ, संवाद उसके बाद ही वो इस एज में है। जी। क्योंकि अभी भी लिखता रहता हूँ, आपको जी, पता ही है। अभी जी, जी। किताबें 4-5 किताबें आ रही हैं, तो वो पूरा सहयोग करती हैं और वो मेरी पहली पाठक हैं। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कैसा लगा, जी। क्योंकि मैं टीवी में इंटरव्यू देता हूँ, मतलब 200 इंटरव्यू दे चुका हूँ टीवी डिबेट में। अच्छा अच्छा। अंग्रेजी से हिंदी, जैसे न्यूज नेशन, उत्तर जितने प्रदेश, भी राष्ट्रीय हिंदी चैनल खबर, हैं हिंदी खबर। उन सब में आपने, हाँ, तो हमारी फिर आप प्रशासनिक, आकाशवाणी से भी जुड़े होंगे। हाँ प्रशासनिक, हाँ आकाशवाणी में बहुत, दिल्ली में जब था जी। तो आकाशवाणी में बहुत सी टॉक दी। एक कोई वो राजस्थानी जेंटलमैन थे, वो हमेशा बुलाते थे आकाशवाणी में। जी। और आकाशवाणी में कलकत्ते में भी, क्योंकि हिंदी के लोग कम होते तो वो अलग से रिजर्व रहता था। अच्छा, तो उससे मुझे लिखने का भी सौभाग्य मिल गया जी। और उनको लेखक के रूप में और पुस्तककार रूप में मैंने निकाल दिया, जो जी। टॉक वगैरह दे दो। अनुराग जी, अब 2026 शुरू हो गया है, अब आपके नए क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो धमाका करने वाले हैं? अब देखिए, नया तो क्या है कि हमारे जो प्रकाशक है वो ही हमें ज़रा पुश करते हैं। अभी जैसे मैंने शाहजहाँ के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, शाहजहाँ की व्यथा। आजकल जो वृद्ध लोगों की व्यथा है, सीनियर सिटीजन की, जी जी जी। मैंने शाहजहाँ के इतिहास से ली है। अच्छा फिर वो अच्छा। इतिहास से कम। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से मैं समाज ओरिएंटेड चीज़ें लिखता हूँ। अच्छा। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरा की विषय है, जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पुस्तक आने वाली है। और भी 3-4 किताबें तो पाइपलाइन। तो मैं उम्मीद करूं कि आप बहुत जल्दी, चूँकि आपने बताया बातचीत में कि आपकी 80 पुस्तकें तो हो ही गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही सेंचुरी इसकी भी बनेगी। नहीं, मेरी उम्र के साथ पुस्तकों की जरूर, जैसे उम्र बढ़ेगी, जी। वैसे जैसे मेरी 75 वर्ष है, उसी प्रकार से पुस्तकें बढ़ती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं आपसे सही बोलूँ, जी। कि इस उम्र में भी लोग मुझसे पुस्तक मांगते हैं और प्रकाशित करते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि इस उम्र में तो आदमी सटिया जाता है, लेकिन कुछ तो भगवान की कृपा है, मैं सहज रहता हूँ। जी। इतना धार्मिक किताबें 10-12 लिखी हैं मैंने, सनातन धर्म पर भी लिखी हैं, इस्लाम धर्म पर भी लिखी है, ईसाई धर्म पर, सनातन धर्म और ईसाई धर्म। तो उससे लोग, हो सकता है कि भगवान की कृपा हो तो मुझे अभी भी बुद्धि मेरी पैनी है। नहीं, भगवान आपको माध्यम बना रहा है सनातनी मुद्दों पे। देखिए क्या है, हम लोगों को लगता है कि हम लोग सब कर रहे हैं, कराने वाला तो ऊपर वाला है ही। वास्तव में तो सोचता हूँ, वाणी प्रकाशन भी कहते थे कि हनुमान जी की कृपा से ही लिखना होता है। जी। बल्कि मैंने रामचरितमानस में उनको ही धन्यवाद, मतलब हनुमते नमः कहा है। तो ये कुछ मैंने देखा है लेखन में भी, तो कुछ ऊपर वाला ही कराता है। अनुराग जी, कहते हैं ज़िंदगी में अगर टर्निंग पॉइंट ना हो तो ज़िंदगी का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो आप आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मुझे साहित्य में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले। जैसे कि मेरा जो स्वप्न होता था हिंदी साहित्य सम्मेलन का साहित्य महोपाध्याय का, जो कि साहित्य महोपाध्याय जो कि पद्मश्री माना जाता साहित्य में, मैं मानता था उस समय। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण, ये भी वहाँ का श्रेष्ठ पुरस्कार है। वैसे तो मेरी कृति पर भी वहाँ पुरस्कार मिल चुका है, चित्रकूट में रामभरत मिला, लेकिन और सबसे बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट मुझे बड़ा अपने को लगा
मेरे जीवन में कुछ प्राप्त किया है। एक बार मैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया चाय पर, जो जजों का रिटायरमेंट होता है, तो उन्होंने कहा है कि भाई पहले अग्रवाल साहब को चाय दीजिए। वैसे मैं कैसे चाय पी सकता हूँ आप लोगों के सामने पहले? नहीं, आप ही गवर्नमेंट है हमारे लिए। अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उनका सम्मान था। और वो लोग बड़ा प्रेम करते थे कि मैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, तो फीडबैक मिलता रहता है। तो कभी कभी जैसे आप नौकरी में काम करते, तनख्वाह तो मिलती रहती है, कभी सम्मान मिल जाए इतनी बड़ी हस्ती से, ऐसे तो मुझे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उल्लेखनीय हो जाता है। हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से पुरस्कार मिले। पुरस्कार तो मुझे 30-32 पुरस्कार मिले हैं, लेकिन ये उल्लेखनीय कुछ घटनाएं होती हैं जो व्यक्ति जीवन में सदैव याद रखी जाती है, सहज रखकर रखता है, जो मैंने अपनी आत्मकथा में भी सब लिखा। अग्रवाल जी, बंजारा बीट्स को आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं। बंजारा बीट एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है। आप हमारे चैनल पे 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को संदेश दें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो अपने देश में, अपना देश अपना ही है, और कुछ भी कहें, देश ने बड़ी तरक्की की है। जो पर कैपिटा इनकम है बड़ी है। अब सरकार कहती है 20-25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए। 20-25 करोड़ नहीं होंगे तो कुछ तो 10-15 करोड़ तो होंगे। निश्चित फर्क आया है। फर्क आया और जीवन का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जो सामाजिक ताना बाना था, पारिवारिक ताना बाना था, वो छिन्न भिन्न हो रहा था। तो इसमें ये व्हाट्सअप, ये जो सोशल मीडिया, ये बहुत हद तक दूसरी है। और जो बच्चों पे जो प्रभाव आ रहा है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है। देखिए, मैं भारत की वो उसको बड़ा अस्मिता को बड़ा पसंद करता हूँ, और बड़ा उसमें ताकत है। भारत को कोई नीचे नहीं आसानी से नीचे नहीं जाता। हाँ, और इसमें फिर से वो सोशल मीडिया जैसे प्रचार हो रहा, लोग दूर हटेंगे और जो अपनी मौलिकता है वो सामने आएगी, और फिर से भारत को देखे अग्रणी देशों में होगा। आज तो मैं कहता हूँ, अगर अमेरिका में कोई कंट्रोल कर रहा है तो भारत के युवा कर रहे हैं। आज पूरे देश, पूरे दुनिया में जो हमारे IT प्रोफेशनल हैं वो ही चला रहे हैं। तो इसलिए, और वो पैसा वहाँ से जो समृद्धि का एक कारण वो भी है, लेकिन जो भारत में रह रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि ये जो अपने भ्रष्टाचार, ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें और योग्यता ग्रहण करें, क्वालिटी और बचें, क्वालिटी आउटपुट दें, मेहनत करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि सरकार ने जो अभी सब्सिडी देना शुरू किया है, इससे गाँव में मैं देखता हूँ कि लोग जो कम संस्कृति है वो कम हुई है। लेकिन बड़ा मतलब जो आप उस मेरे ख्याल से उस पर चर्चा कर रहे हैं, मुफ्तखोरी वाला। हाँ, खतरनाक है चीज़। 2 चीज़ें बड़ी खतरनाक है कि लोग जो खेतों में काम करते थे, उनकी जो मेहनत है, मेहनत का ज़िंदगी है, कम संस्कृति है, क्योंकि कौन लोग पैदा करेगा। और दूसरा बनती है। हाँ, और दूसरा भ्रष्टाचार, क्योंकि एक ऐसा वो है कि इसको, लेकिन भ्रष्टाचार को क्या है कि जो तरक्की जा रही है आजकल, वो इसको पीछे छोड़ती जाएगी। जी। लेकिन अगर निर्णय लेने में देरी हुई तो वो हावी होता जाएगा। लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि भारत इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है कि भारत को कोई पीछे कर सकता है। मुझे अभी भी पूरा भरोसा है। हाँ, भरोसा है। ठीक है। तो ये थे डॉक्टर PK अग्रवाल जी, जो बहुत अनछुए पहलू पर बंजारा बीट के साथ संवाद कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बंजारा बीट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं देखता हूँ बंजारा बीट्स ने बड़ा योगदान दिया। बुंदेलखंड की जो प्रतिभाएँ थी, अच्छी प्रतिभाएँ थी, उनको उभारा है, और यहाँ एक से एक प्रतिभाएँ हैं, मैं ही मिलता रहता हूँ। तो इसमें बंजारा बीट्स का ही बड़ा योगदान है, और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और उनकी शुभकामनाएँ देता हूँ। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।